आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी हमारे ही गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी की है, जिनकी उम्र लगभग यही कोई 60-65 साल की रही होगी। उन्होंने जब ये कहानी बताई थी तो ये कहानी सुनकर मैं तो जैसे दंग सा रह गया था। तो चलिए बढ़ते हैं उन्हीं की ये कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं इस शहर में नया नया आया था। 7 पत्नी और बेटा थे। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में रीजनल मैनेजर था। बहुत अच्छी कमाई थी और हाँ, कुछ कंपनी के अकाउंट्स में गोलमाल करके भी हर महीने में अच्छी खासी रकम कमा लिया करता था। मेरे पास अनाप शनाप पैसा आ रहा था, इसलिए मुझे प्रॉपर्टी खरीदने का शौक हो गया। मैं प्राइम लोकेशन की विवादित प्रॉपर्टी औने पौने दाम में खरीदने और फिर उस पर मल्टी स्कोर भवन बनाकर बेचने के धंधे में लग गया। एक दिन मुझे एक ब्रोकर ने एक हवेली नुमा मकान का पता बताया। मैंने जानकारी ली तो पता चला कि वो किसी पुराने रईस खानदान का विवादित मकान है, जो कि उनके वारिसों के बीच चल रहे विवाद की वजह से वीरान पड़ा है। मैंने और जानकारी इकट्ठा की तो पता चला अधिकांश वारिस स्वर्ग सिधार गए हैं और अब सिर्फ एक आदमी ही बचा है जो विदेश में बस गया है और यहाँ किसी परिचित को पावर ऑफ अटर्नी दे गया है। मैंने उस आदमी को भी ढूंढ लिया। उससे मिलकर मैंने इस हवेली का सौदा पक्का कर लिया और एडवांस भी दे दिया। इस बीच मुझे किसी व्यापारी ने बताया कि वो संपत्ति सिर्फ विवादित ही नहीं बल्कि शापित भी है और उसे खरीदने या उसमें रहने वाले परिवार तबाह हो जाते हैं। मैंने इस बात की परवाह नहीं की और उसे खरीद लिया। जब उसकी साफ सफाई करवाई तो मुझे एक पुराना अखबार मिला जिसमें उस हवेली की तस्वीर के साथ एक समाचार छपा था और लगभग 3 दशक पहले उस हवेली में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया था और लोगों में ये अफवाह फैल गई कि वो शापित जगह है। मैंने उस अखबार को फाड़ कर फेंक दिया और घर वालों को जब इस हवेली को दिखाया तो मेरी पत्नी और मेरे बेटे को ये जगह बहुत पसंद आई। उन लोगों ने यहीं रहने का फैसला कर लिया। इसलिए मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस हवेली का अंदर से पूरा काया पलट करवा दिया, मगर बाहरी हिस्से को हेरिटेज की तरह ही बिल्कुल वैसे ही रहने दिया। कुछ दिन बड़े आराम से गुजरे। लगभग साल गुजरने को आया। मेरे मन का डर भी अब दूर हो चला था। अचानक एक दिन मेरा बेटा कॉलेज से दोपहर में असमय घर लौटा और आते ही उल्टियां करने लगा। पत्नी ने घर पर उपलब्ध दवाई उसे दी, मगर उसकी उल्टियां बंद ही नहीं हो रही थी। पत्नी ने घबराकर मुझे ऑफिस में फ़ोन लगाया, मगर मैं एक ज़रूरी मीटिंग में था और फ़ोन साइलेंट था तो मैं उठा नहीं पाया। पत्नी किसी तरह टैक्सी बुलाकर बेटे को अस्पताल ले पहुंची और वहां डॉक्टर ने चेकअप करके उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया। उसका इलाज चालू हो गया। मीटिंग से फुर्सत होकर मैंने फ़ोन चेक किया और पत्नी के 8-10 मिस कॉल देखकर मैंने घबरा कर उसे फ़ोन लगाया। उसने सब हाल बताया और मैं तुरंत अस्पताल पहुंच गया। वहां बेटे की उल्टियां अब बंद हो गई थी, मगर डॉक्टर ने एहतियातन उसे आज रात एडमिट रखकर सुबह छोड़ने को कहा तो हम दोनों भी सहमत हो गए। अगले दिन हम बेटे को डिस्चार्ज करवाकर घर लौटे। 2 दिन वो आराम करता रहा। तीसरे दिन उसने कॉलेज जाने की जिद की। उसकी माँ ने उसे समझाना चाहा, मगर वो माना ही नहीं और अपनी बाइक लेकर निकल गया। मगर उस दिन भी
उसे वैसे ही उल्टियां शुरू हो गई और वो किसी तरह घर पहुंचा। घर आते आते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। मेरी पत्नी उसे तुरंत ही अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने फिर से उसे ड्रिप चढ़ाई और दवाइयाँ दे दी। रात तक हालत संभल गई। सुबह डॉक्टर ने कहा शाम तक चेकअप कर लें, सब कुछ ठीक रहा तो डिस्चार्ज दे देंगे। शाम तक उसकी हालत बिल्कुल सही हो गई और हम उसे घर ले आए। हम लोग खाना खाकर देर रात सोने चले गए। आधी रात के बाद लगभग 2 बजे बेटा बड़ी जोर से चीखा। उसकी आवाज़ सुनकर हम पति पत्नी उसके कमरे की ओर भागे तो कमरे की मध्यम सी रोशनी में हमने देखा कि वो बिस्तर पर थर-थर कांप रहा था। हमने कमरे की लाइट जलाई और उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो कांपती आवाज़ में बोला, मैं सो रहा था। अचानक कमरे में हलचल सी महसूस हुई। मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कमरे में एक साया घूम रहा था। मैंने हल्की रोशनी में गौर से देखा तो चौंक गया क्योंकि वो एक जले हुए इंसान का डरावना सा चेहरा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे और वो मुझे ही देख रहा था। आगे बेटे ने बताया कि उस जले हुए आदमी ने खरखराती सी आवाज़ में उसका नाम लेकर उससे कहा कि यह घर मेरा है, जो मेरे चचेरे भाई ने मुझसे धोखे से छीन लिया और मुझे जलाकर मार डाला। उसने मेरे जले हुए शरीर को इसी कमरे में दफन कर दिया था, इसलिए मैं आज तक यहीं रहता हूँ और कोई भी मेरे मकान पर कब्जा करने आता है तो फिर उसके लिए अच्छा नहीं होता। तुम भी भाग जाओ वरना बहुत बुरा होगा। उसकी बातें सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई और मुझसे जिद करने लगी कि हम उस मकान को छोड़ दें, मगर मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ क्योंकि मैंने उस हवेली पर काफ़ी रुपए खर्च कर उसे अपनी तरीके से सजाया था और मैं उसे इस तरह से छोड़ नहीं सकता था। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये जिद है मेरे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। किसी तरह भगवान का नाम लेकर माँ बेटे रात भर उसी कमरे में जागते रहे, जबकि मैं अपने बिस्तर में आराम से सो गया था। सुबह हम सभी ने फ्रेश होकर नाश्ता किया। नाश्ते की टेबल पर ही मेरी पत्नी ने फिर इस जगह को छोड़ने की बात उठाई तो मैंने झिड़क कर कहा, तुम भी फालतू बातों से डर रही हो, कुछ नहीं होने वाला। और उसकी बातों को अनसुना कर ऑफिस निकल गया। शाम को मैं लौटा तो चाय लेते हुए पत्नी ने कहा कि उसे बड़ा डर लग रहा है और वो किसी पंडित या जानकार को बुलाकर पूजा पाठ करवाना चाहती है। थोड़ी बहस के बाद मैं मान गया, मगर शर्त रखी कि ये सब मेरे ऑफिस जाने के बाद ही होगा और मेरे ऑफिस आने से पहले ये सब साफ समेट कर दिया जाएगा। वो मान गई और तीसरे दिन उसने सब प्रबंध कर दिया। मेरे ऑफिस जाने के बाद घर पर पूजा पाठ वगैरह करवाया गया और मेरे लौटने तक सब कुछ खत्म करके बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया। बस मेरे बेटे के कमरे के दरवाजे पर कुछ काली पोटली सी लटका दी गई थी और कमरे में भी कुछ सामग्री रखी थी। मैंने गुस्से में दरवाजे पर लटकी पोटली खींच कर निकाली और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं पत्नी पर चिल्लाने लगा, यह सब क्या तमाशा है? मैंने पूजा करने को कहा था, यह सब टोना टोटका करवाने के लिए नहीं। पत्नी ने मुझसे बहुत विनती की कि मैं ऐसा नहीं करूं, वो पोटली ज़रूरी थी, मगर मैं तो ऐसी बातें मानता ही नहीं था। सो मैंने उसे और उस पंडित दोनों को बुरा भला कह दिया। मैं नहीं जानता था कि अनजाने में मैं अपने परिवार को तबाह कर रहा हूँ। मुझे ये बात अगली सुबह समझ आई, मगर तब तक मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। अगली सुबह मैं और मेरी पत्नी सोकर उठे। पत्नी ने चाय बनाई, हम दोनों ने
गार्डन में बैठकर चाय पी। मैंने बेटे के बारे में पूछा तो पत्नी बोली, कई दिन बाद आज थोड़ा आराम से सोया है, देर तक सोने दो, फ्रेश होकर उठेगा तो उससे भी अच्छा ही लगेगा। मैं अखबार पढ़ने में मशगूल हो गया। इतने में ही गेट पर हलचल सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा, बाहर पुलिस थी। थानेदार ने आकर मुझे बताया कि मुझे उसके साथ थाने जाना होगा। मैंने वजह जाननी चाहिए तो बोला, आपने ऑफिस में करोड़ों रुपयों का गबन किया है, हमारे पास आपके नाम का वारंट है, आपकी इज्जत का ख्याल कर रहे हैं, वरना आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। मैंने अपने वकील से बात करने की इजाज़त मांगी, मगर उसने कहा कि थाने चलकर उन्हें बुला लीजिए। मुझे वहीं से थानेदार के साथ जाना पड़ा। पत्नी से भी नहीं मिल पाया। मैंने चौकीदार को कहा कि मैडम को बता देना मैं थाने गया हूँ। उसके बाद जो सर्वनाश हुआ उसके फलस्वरूप मैं तबाह हो गया। मुझे उसी रोज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहीं से मुझे जेल भेज दिया गया। खबर मेरे घर भेज दी गई। अगले दिन सुबह मेरा वकील मुझसे मिलने आया। मैंने उससे घर का हाल पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर मैं पागल हो गया। मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनकर मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी। किसी तरह उसे होश में लाया गया तो वो बेटे को खबर देने उसके कमरे में गई। वहाँ हमारा बेटा दुनिया छोड़कर जा चुका था। उसकी आंखों में खौफ भरा था, जैसे उसने किसी बहुत ही भयानक चीज को देख लिया हो। पत्नी उसकी मौत और मेरी गिरफ्तारी की खबर पाकर जो बेहोश हुई, फिर कभी उठ नहीं पाई, यानी कि उसने भी दुनिया छोड़ दी। खबर सुनकर मैं सिर पकड़कर बैठ गया। वकील मुझे ना जाने क्या क्या समझाता रहा, मगर मैं तो सुध-बुध खो चुका था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। 2 बरस हुए, मुझे कुछ होश आया। मैंने अपने आप को एक पागल खाने में पाया, जहां डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि अब मैं बिल्कुल सही हो गया हूं। मैंने जानना चाहा कि वहां मैं कितने दिन से हूं, तो उन्होंने बताया कि मैं पिछले 7 साल से वहीं पर हूं और मेरा ठीक होना एक चमत्कार था। मुझे वहां से वापस आकर घर जाने की चिंता हुई, मगर गेट पर मेरा वकील मुझे लेने आया हुआ था। उसे पागल खाने की सूचना दे दी गई होगी, क्योंकि उसने ही मेरा इलाज इस पागल खाने में करवाया था और मेरे पागलपन के आधार पर मेरे विरुद्ध चल रहा केस भी रद्द करवाया था। उसने मुझे अपने साथ लाकर अपने ही घर पर ठहराया। मुझे बताया कि मेरी वो हवेली अब वीरान पड़ी है और मेरी दूसरी प्रॉपर्टी नीलामी में बेचकर कोर्ट के गबन राशि की भरपाई करवा दी। उसमें से ही कुछ पैसे जो अब बचे हुए हैं वो मेरे अकाउंट में कोर्ट ने ही जमा करा दिया है और बस वही मेरी कुल जमा पूंजी है। मुझे तो कुछ भी सूझ नहीं रहा था। बस मैं एक नज़र उस सत्यानाशी हवेली को देखना चाहता था जहां से मेरा सब कुछ लूट गया था। मैं वकील से विदा लेकर यहाँ आया और उस हवेली के सामने सिर झुकाकर मैंने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे माफ़ी मांगते ही कोई धीरे से मेरे कान में कह गया हो, जा तुझे माफ़ किया। मैं यहाँ पास ही एक मकान किराए में लेकर रहता हूँ और तब से मैं अक्सर हर इतवार को इस हवेली के पास आ जाता हूँ। उन बुजुर्ग की कहानी सुनकर मेरा तो जैसे दिमाग ही सुन रह गया कि कैसे एक हवेली ने एक परिवार को तबाह कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं बाइक पर सवार होकर अपने गांव के लिए निकला। ऑफिस से मिली 2 दिनों की छुट्टियां मैं अपने गांव में परिवार के साथ बिताना चाहता था। लगभग 3 साल पहले
मेरा सिलेक्शन एक इंफोटेक कंपनी में हुआ था। बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें सिलेक्शन होने के लिए काफ़ी प्रतियोगिता की होड़ लगी रहती है। उस कंपनी में सिलेक्शन होना मेरे लिए गर्व की बात थी। मेरी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा ने शहर आकर मेरे लिए किराए पर एक कमरे की व्यवस्था कर दी और कुछ दिन मेरे साथ ही शहर में रहे, फिर वापस गांव लौट गए। मैं भी 2-3 महीने में एक बार गांव चले जाता हूँ, लेकिन कभी भी पूरे दिन गांव में रह नहीं पाया क्योंकि अगले दिन ऑफिस पहुंचने की चिंता रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। मैं आज रात को ही गांव पहुंच जाऊंगा। कल और परसों गांव में परिवार और दोस्तों से मिलने जुलने में बिताऊंगा। ऐसा सोचते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था। एक तो सर्द का मौसम और ऊपर से स्पीड में बाइक दौड़ाने से शरीर में कंपकपी होने लगी थी। रास्ते में चाय की टपरी देख मैंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी खड़ी करके मैंने पेट्रोल का नोब बंद किया और टपरी की ओर चल पड़ा। बोलो भाई साहब, कौन सी चाय बनाऊं? सादी चाय या अदरक वाली स्पेशल टी? इस पर मैंने कहा, स्पेशल चाय बना दो और एक गोल्ड फ्लैग भी दो। मैंने कहा। चाय वाले ने सिगरेट निकाल कर दे दी और एक चालू माचिस भी वहां पर रख दी। मैं सिगरेट सुलगाकर कस लेने लगा। आसपास के रहने वाले तो नहीं लग रहे हो साहब। कौन से गांव के हो? शहर से आ रहा हूँ, वैसे चंपाखेड़ी का रहने वाला हूँ और शहर में नौकरी करता हूँ। तो इस टाइम गांव क्यों जा रहे हो? मालूम नहीं है क्या रास्ते में लालपुर पड़ेगा? वैसे चुड़ैलों का बसेरा है। हमारे गांव का किसान जो था वो गया था एक बार, फिर लौटा नहीं उस रास्ते से। अब मैं तो कहता हूँ आप भी मत जाओ। चाय वाले ने कहा। चाय वाले की बात सुनकर मैं सुन्न रह गया। मेरे दिमाग में दादी की बताई सारी कहानियां घूमने लगी। मैंने भी गांव में लालपुर वाली चुड़ैल के बारे में सुना था। आज से पहले कभी मेरा रात के समय लालपुर जाना नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि मैं डरपोक हूँ या चुड़ैल वाली बात पर भरोसा करता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि दादी ने कहा था कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं दुनिया में जिनसे ना ही मिलो तो अच्छा है। चुड़ैल उन्हीं में से एक है। रात के लगभग 8 बज चुके थे और लालपुर पहुंचने में लगभग आधा पौना घंटा और लगना था। लो साहब, चाय पियो, चाय वाले ने कहा। मेरी नींद टूटी। मैंने सिगरेट पर नजर डाली तो वो खत्म हुए बिना ही बुझ चुकी थी। मैंने उसे सड़क पर फेंक कर चाय का कप थाम लिया। चाय पीकर चाय वाले को पेमेंट किया और बाइक स्टार्ट करके फुल स्पीड में दौड़ा दी। मुझे जल्द से जल्द गांव पहुंचना था। आधे घंटे का रास्ता मैंने महज 20 मिनट में ही तय कर लिया था, लेकिन अभी भी दिल में लालपुर की चुड़ैल का डर बैठा था। मुझे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी लालपुर पार करना था। मैंने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। लालपुर पर बढ़ते ही मुझे सामने की झाड़ियों में तरह तरह की आकृतियां दिखने लगी। बाइक की हेडलाइट की रोशनी में अजीब तरह की परछाइयां नजर आने लगी। मैं घबरा गया और फिर वही हुआ जिसे लोग बदनसीबी कहते हैं। बाइक बीच रास्ते में ही बंद हो गई। मैं ठंड के मौसम में पसीना पसीना हो गया। मैं बाइक की किक पर किक दिए जा रहा था, लेकिन वो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी और वहां कोई गाड़ी भी आती जाती नजर नहीं आ रही थी। डर से मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं बाइक से उतर गया और उसका हैंडल पकड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। पेड़ों पर से झींगुरों की अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। मेरा गला सूखने लगा। मैंने अपने कदमों की चाल बढ़ा दी। मैं चुड़ैल के आने से पहले वहां से निकल जाना चाहता था। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा की चौपाइयां पढ़े जा रहा था। दादी ने बताया था कि जब भी कभी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़े तो हनुमान जी को याद कर लेना चाहिए, वो सारे संकट टल लेते हैं। मैं भी इसी विश्वास पर आगे बढ़े जा रहा था। गाड़ी में क्या हुआ है तेरी? मेरे कानों में आवाज पड़ी, वो मर्दाना आवाज
ठीक मेरे पीछे से आई थी। मेरी धड़कनें बढ़ गई। मैंने सुना था चुड़ैल अपने शिकार को फंसाने के लिए कोई भी आवाज निकाल सकती है। मुझे लग रहा था कि अब तो मैं चुड़ैल के चंगुल में फंस चुका हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। इस बार और भी तेज आवाज थी, कुछ पूछ रहा हूं तेरे से। और साथ ही किसी गाड़ी की भी आवाज थी। मुझे पीछे नहीं पलटना था, पर वो बाइक सवार मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो एक ट्रैफिक हवलदार था। क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया क्या, या गाड़ी पंचर हो गई? हवलदार ने पूछा। गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही है, मैंने बताया। हवलदार ने अपनी गाड़ी साइड स्टैंड पर लगाई। उसने भी मेरी गाड़ी में 2-3 किक लगाई, लेकिन कुछ काम नहीं आई। फिर वो गाड़ी का मुआयना करने लगा। अबे अक्ल के अंधे, पहले पेट्रोल का नोब तो चालू कर, हवलदार बोला। मैंने मेरा माथा पीट लिया। चाय की टपरी से यहाँ तक मैं बिना पेट्रोल चालू किए ही आ गया था। शायद इसीलिए यहाँ तक पहुँचने में जितना पेट्रोल नली में था वो खत्म हो गया। मैंने पेट्रोल का नोब चालू किया और बाइक में किक देने लगा। 2-3 किक देते ही बाइक स्टार्ट हो गई। मैंने उस हवलदार को शुक्रिया बोलने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया, मगर अब वो हवलदार वहां था ही नहीं और ना ही उसकी बाइक वहां पर थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इतनी जल्दी वो शख्स गया तो गया कहां। इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है? और बाइक भी नहीं है। बाइक अगर चलेगी तो उसके चलने की आवाज तो आएगी ही। ये आज तक मुझे पता नहीं चल पाया कि आखिर वो हवलदार कौन था और उसने मेरी मदद क्यों की। मगर बहुत से लोगों का कहना है कि वो हवलदार वो उसकी एक आत्मा थी। वो वहां उस रास्ते पर लोगों की मदद करती है। चुड़ैल तो बस एक बनावटी कहानी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। नई नवेली दुल्हन को लिए शेखर शादी में चला तो था, मगर माँ के कहे अनुसार जल्दी लौट नहीं पाता है। बारात आने में ही काफी देर हो गई थी, इसी कारण लौटने में देर हो गई। शहर से थोड़ा बाहर एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ गिनती के 50 मकान रहे होंगे। वहीं रहता था शेखर। अभी 1 हफ्ते पहले ही धूमधाम से शादी हुई थी। शहर से लौटने के वक्त रोड तक तो ठीक ठाक था, मगर सड़क से जो पतले रास्ते उस कस्बे की तरफ जाते थे वो थोड़ा सन्नाटा हो जाता। इसी कारण से शाम होते होते सभी लोग अपने घर को लौट जाते हैं, क्योंकि वहां बिजली के खंभे तक नहीं लगवाए थे सरकार ने। अगल बगल बड़े बड़े पेड़ और पेड़ों के पीछे बड़े बड़े खेत खलियान। दिन में तो इससे सुहावना कुछ ना होता, मगर रात थोड़ी खौफनाक हो जाती। वहां से गुजरने वाले बहुत चटकीले रंगों वाले कपड़े नहीं पहना करते और ना ही सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करते हैं। शेखर दिल्ली में रहने के कारण वहां के तौर तरीकों के साथ जीवन जी रहा था। अपनी पत्नी को लिए बाइक से लौटने में काफी रात हो गई। घर वाले बहुत चिंतित हो रहे होंगे। मोबाइल पर कॉल ही नहीं जाती, क्योंकि शेखर के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अंधेरा इतना था कि बस हेडलाइट से निकली हुई रोशनी ही उसे रास्ता दिखा पा रही थी। शेखर अपनी पत्नी से बात करते करते चले जा रहा था। अगल बगल सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। हवाएं चल रही थी, जिससे पत्तियों के रगड़ जाने से एक अलग ही आवाज उत्पन्न होती। तभी शेखर ने कहा, माँ की बात सुनने को तैयार रहना। बारात ही इतनी रात में लगी तो क्या कहें। एक हम इतनी दूर आए हैं, वरना शहर वालों के लिए कौन सी देरी। माँ को चिंता हो रही होगी। माँ ने कहा था कि वक्त पर लौट जाना। अभी कुछ देर आगे ही गए थे कि हवाएं अब आंधी का रूप ले रही थी। तभी रेखा ने कहा, सुनिए, कहीं रुक जाते हैं, अभी चलना अक्लमंदी नहीं होगी। इस पर शेखर ने कहा, हाँ ठीक कह रही हो, यहीं रुक जाते हैं। बाइक की लाइट जलाकर ही रखता हूँ, वरना कुछ भी नहीं देख पाऊंगा। कुछ देर बाहर रुकने पर बारिश भी शुरू हो गई। हवाएं कुछ कम होने पर दोनों वापस से चलने लगे।
बीचों बीच रास्ते के एक पेड़ की बड़ी सी टहनी गिरी हुई थी। तभी शेखर बोला, अरे यार, एक तो इतनी देरी हो गई है ऊपर से, और अब ये पेड़, अब इस बला को कैसे हटाएंगे। शेखर अपने हाथों से हटाने की कोशिश करता है मगर विफल होता है। बहुत कोशिश करता है मगर कोई भी फायदा नहीं होता। इतनी रात में अब मदद मांगे भी तो किससे। दोनों कोशिश किए जा रहे थे। तभी एक लंबा सा आदमी उनके सामने आता है। उसकी लंबाई करीब एक खंबे जितनी थी। वो आदमी वहां आकर उस टूटे हुए पेड़ की टहनी को हाथों से तिनके के समान उठाकर ले जाता है। शेखर जब तक उसको कुछ कह पाता, वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। अंधेरा होने के कारण उस आदमी की लंबाई के अलावा और कुछ भी देखना मुमकिन नहीं था। शेखर और उसकी पत्नी डर से अपनी बाइक लिए वापस घर आ जाते हैं। घर जाने पर माँ के द्वारा फटकार तो निश्चित थी। सुबह जब उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि उस रास्ते पर एक जिन्न का वास है। वो जिन्न लोगों की मदद करता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।